आज ये जो क्वेश्चन है गेट 2023 का कंडक्ट कर रहा था आईआईटी कानपुर ने। देखिए आज ये क्वेश्चन है सब लीनियर अलजेब्रा का। जो पहला क्वेश्चन है, जो मैट्रिक्स दिया है 3x3 मैट्रिक्स एंड ए एक्स एक वेक्टर मानो, और देखिए ऐसे दिया है ए एक्स इक्वल्स टू 2x ऐसे टाइप का, फिर ए वाई इक्वल्स टू 2y। अगर मैंने इस वेक्टर को y मान लिया तो ए वाई इक्वल्स टू 2y एंड इसको माना z मान लिया, सो ए जेड इक्वल्स टू 4z। मतलब जो आइगन वैल्यू होता है, और आपको देखिए एम का मान निकालना होगा और A11 2 1 3 इसका मान लिखा है। जो आइगन वैल्यू होता है सो ए एक्स इक्वल्स टू लैम्डा एस, इस टाइप का। तो इस फॉर्मेट में दिया है। जो गिवन मैट्रिक्स ए था, मैट्रिक्स कोई नहीं दिया, मैंने मान लिया मानो A11 A12 एंड A13, फिर A21, फिर A22, ठीक है, फिर A33 एंड A31 एंड A32 एंड A33 ऐसे मान लिया। फिर देखिए जो गिवन दिया था उन्होंने ए, उसके साथ एक वेक्टर का प्रोडक्ट था ए एक्स इक्वल्स टू लैम्डा एस, इस टाइप का दिया था। सो 2 और 4 यहाँ पे जो है दोनों मैट्रिक्स ए का आइगन वैल्यू है, ठीक है। पहले A11 का वैल्यू निकालना होगा। उसके लिए जो पहला गिवन कंडीशन दिया था, देखिए कंडीशन, सो ए एक्स इस टाइप, दैट इज ए इंटू का वेक्टर कॉलम वेक्टर 1 to 1, सो दिस इक्वल्स टू एक्चुअली 2 इंटू दिस कॉलम वेक्टर 1 to 1, इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दो। मैट्रिक्स के अंदर अगर 2 मल्टीप्लाई कर दो हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, सो 2 4 2 ऐसे टाइप का आएगा, ठीक है। फिर आप एक काम करो, ए मैट्रिक्स के साथ 1 to 1 इसका मल्टीप्लाई करो और 3 इक्वेशन आएगा, उसी से A11 निकालने की कोशिश करो। सो A11 प्लस के A12 प्लस के A13, सो दिस एक्चुअली दिस इक्वल्स टू 2। फिर सेकेंड रो के साथ इस कॉलम को मल्टीप्लाई करो, A21 प्लस के 2, A22 प्लस के A23, सो दिस इक्वल्स टू एक्चुअली 2। फिर 4 एंड A31 प्लस के A32 प्लस के A33, सो दिस एक्चुअली 2, ठीक है। और देखिए दूसरा जो दिया था उस टाइप का ए एक्स इक्वल्स टू लैम्डा एक्स टाइप का, उसको देखो यहाँ पर जो कॉलम वेक्टर है वो है 0 1 1 उसके साथ, मतलब ए मैट्रिक्स के ऊपर 0 1 1 ए वेक्टर अप्लाई होके उसका ही एक मल्टीपल दिया है, ठीक है। सो 0 1 1 ए 0 1 1, सो दिस इक्वल्स टू 0 1 1 जो वेक्टर था उसका ही मल्टीपल 2 मल्टीपल, ठीक है। सो 0 2 2, एक काम करो यहाँ से जो 3 इक्वेशन आएगा उसको लिखो जाएगा, ठीक है। फिर दूसरा जो और मैट्रिक्स के साथ प्रोडक्ट था उसको देखेंगे, ठीक है। सो पहले इसको मल्टीप्लाई करोगे फर्स्ट रो के साथ, सो A12 प्लस के A11 0 हो जाएगा, A12 प्लस के A13 इक्वल्स टू 0, फिर A21 0 के साथ 0 हो जाएगा, फिर A22, ठीक है। A22 देखो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो A21 के साथ 0 हो जाएगा, सो A22 प्लस के A23, सो दिस इज इक्वल टू 2, ठीक है। फिर देखो A32 प्लस के A33, सो दिस एक्चुअली दिस इक्वल्स टू 2, ओके। फिर थर्ड जो मैट्रिक्स था, मैट्रिक्स के साथ जो वेक्टर का प्रोडक्ट था ए एक्स इक्वल्स टू लैम्डा इस टाइप का, देखिए A-1 1 0, ठीक है। इसको ज़रा लिखो यहाँ पर ताकि आसानी से हम इक्वेशन लिख सके, ठीक है। सो -1 1 0, सो दिस इक्वल्स टू -1 1 जो भी 0 वेक्टर का उसका साथ 4 मल्टीप्लाई था, ठीक है, उसका ही मल्टीपल है। सो यहाँ से अगर इक्वेशन लिखोगे, सो इक्वेशन जो आएगा वो है माइनस के A11 प्लस के A12, फिर A13 के साथ 0 मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा इक्वल्स टू -4, फिर A माइनस के A21 प्लस के A22, सो दिस इक्वल्स टू एक्चुअली 4, एंड फिर माइनस के A31 प्लस के A32, सो दिस एक्चुअली 0। अब देखो अगर इस लास्ट में जो इक्वेशन दिया है माइनस के A31 प्लस के A32 इक्वल्स टू 0, यहाँ से अब A32 का मान निकाला जा रहा, ठीक है। सो A32 जो है, सो दिस इक्वल्स टू A31, क्योंकि A31 का मान आपको निकालना होगा। सो A32 जो देखिए यहाँ पे जो इक्वेशन था A31 A32 और A33 से, सो A32 का मान A31 से ले आइए और A33 का मान इन टर्म्स ऑफ A31 में ले आइए। सो A33 इक्वल्स टू 2 माइनस के A32 इस इक्वेशन से,
ठीक है। सो अगर यहाँ पर बिठाओ ज़रा, सो A33 इसको नाम दे दिया मैंने 1, ठीक है। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 वी कैन राइट A31 प्लस के 2 इंटू A32। सो A32 का जो वैल्यू है सो A31 का बराबर है, ठीक है। सो 2A31 प्लस के, देखिए A33 का मान है 2 माइनस के A32, सो 2A32 का वैल्यू फिर A31 का बराबर है, फिर यहाँ पे डायरेक्ट लिख दो A31। सो दिस इक्वल्स टू 2, देखिए A31 कैंसिल हो जाएगा, फिर देखिए 2A31 इक्वल्स टू 2 माइनस के 2 0, फिर A31 इक्वल्स टू 0। जो पहला वैल्यू है A31, सो दिस इक्वल्स टू 0। नाउ फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन, इस लास्ट पोर्शन में जो सेकेंड इक्वेशन था वहाँ से आप एक काम करो, A21 का वैल्यू निकालो, ठीक है। सो A21 इक्वल्स टू 4 माइनस के A22 माइनस 4। अच्छा, फिर यहाँ से सेकेंड इक्वेशन देखिए, यहाँ पे 21 का वैल्यू 22 का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ 21 में ले आइए, और A23 का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ 21 में ले आइए, क्योंकि 21 का वैल्यू निकालना होगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने गलती कर दिया, A21 का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ A22 में लिख दिया, ठीक है। यहाँ से आप एक काम करिए, A22 का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ A21 में ले आइए, ठीक है। इसको ज़रा इरेज कर देता हूँ, ठीक है, रुकिए 1 मिनट। ओके, नाउ यहाँ से अगर A22 का मान आप A21 में ले आइए, सो A22 इक्वल्स टू राइट साइड में आएगा 4 प्लस के A21, ठीक है। नाउ जो मिडिल वाला पोर्शन है वहाँ से सेकेंड इक्वेशन से आप A23 का मान लिखिए ज़रा। सो यहाँ से अगर लिखोगे तुम इक्वेशन, मानो इसको नाम दे दिया 2, ठीक है। सो इक्वेशन 2 से आप लिखोगे A21 प्लस के 2 इंटू A22 का मान इन टर्म्स ऑफ A21, सो 4 प्लस A21। ओके, नाउ प्लस के A23, सो A23 का मान अगर मिडिल पोर्शन से सेकेंड इक्वेशन से A23 इक्वल्स टू 2 माइनस के A22, ठीक है। ओके, सो यहाँ पर बिठाइए ज़रा 2 माइनस के A22, ठीक है। और नेक्स्ट लाइन में A22 का मान इन टर्म्स ऑफ A21 में लिख देंगे, ठीक है। सो दिस इक्वल्स टू 4। नाउ A21, ठीक है, A21 प्लस के 8 प्लस 2A21, ठीक है, प्लस के 2 माइनस A22 इन टर्म्स ऑफ A21, दैट इज 4 प्लस A21। इसको यहाँ से लिख दो, सो माइनस इंटू 4 माइनस A21, सो दिस इक्वल्स टू 4। यहाँ से A21 का होता है A21 कैंसिल हो जाएगा, फिर देखो ज़रा 2A21 इक्वल्स टू 8 प्लस 2 10 माइनस 4 दैट इज 6, एंड इसको राइट साइड में ले जाओगे तो 4 माइनस के 6 दैट इज -2, ठीक है। सो 2A21 इक्वल्स टू -2, फिर A21 आएगा -1, तो A31 आ गया, A21 आ गया, और A11 का वैल्यू निकालना होगा, ठीक है। अगर यहाँ से A12 इन टर्म्स ऑफ A11 लिखोगे, सो -4 प्लस के A11, फिर देखो मिडिल वाला जो पोर्शन था इसको नाम दे दिया, मानो जो पहला इक्वेशन था उसको 3 नाम दे दिया, ठीक है। सो वहाँ से A11 तो रहेगा, A12 का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ A11 में ले आइए, सो -4 प्लस के A11, ठीक है, यहाँ पर बिठा दीजिए। सो -4 प्लस के A11, फिर A13 का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ A12 में ले आइए, फिर A12 का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ A1 में ले आइए। सो यहाँ से A13 जो आएगा दिस इक्वल्स टू माइनस के A12, सो ठीक है, यहाँ पर बिठा दीजिए ज़रा, प्लस के माइनस के A12, सो 1, ओ इसके साथ इक्वल नहीं होगा, ठीक है, इक्वल होगा, सो दिस इक्वल्स टू 2। यहाँ से ज़रा देखो A11 माइनस के 8 और प्लस के 2A11 माइनस के A12 का टर्म इन टर्म्स ऑफ A11, सो -4 प्लस के A11, सो दिस इक्वल्स टू 2। यहाँ से देखो, सो 2A11 प्लस 2A1 दैट इज 3A11 माइनस 8 प्लस 4 माइनस A11, सो दिस इक्वल्स टू 2। फिर दिस इम्प्लाई जो 2A11 आएगा
सो -8 + 4 -4 राइट साइड में +4 हो जाएगा, ठीक है। 2 + के 4, सो दिस इक्वल्स टू 6 और दिस इम्प्लाई A11 इक्वल्स टू 6/2 दैट इज़ 3। सो A11 3 है, A21 -1 है एंड A31 इक्वल्स टू 0 जो रिक्वायर्ड था। सो इस 3 वैल्यू का आप साम निकालिए ज़रा। सो A11 प्लस के, देखो A11 प्लस के A21 फिर प्लस के A31, ठीक है। सो दिस इक्वल्स टू A11 का वैल्यू है 3 प्लस के -1 प्लस 0, सो दिस इक्वल्स टू 2। सो इसका जो साम आया है A11 प्लस A21 प्लस A31, सो दिस इक्वल्स टू 2। और अब एम का वैल्यू निकाले। एम है डिग्री ऑफ द मिनिमल पॉलिनोमियल, जो कि जब दिया था 2 एक आइगन वैल्यू है और 4 एक आइगन वैल्यू है, ठीक है। सो 2 का जो कॉरस्पॉन्डिंग, जो 2 का एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी है, सो 2 है, ठीक है। और जो 4 का कॉरस्पॉन्डिंग एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी 4 है। अब एम जो है 2 का 2 है और एम जो 4 है दिस इक्वल्स टू 1 एंड जीएम निकालिए जरा, आइगन वैल्यू कॉरस्पॉन्डिंग द आइगन वैल्यू 2। सो जीएम जब तुम निकालते हो क्या, कैसे निकालते हो, नो A माइनस लैम्डा आई, फिर उसके साथ x मल्टीप्लाई होके 0 वेक्टर आएगा, ठीक है। सो जो सिस्टम आया है उस सिस्टम का सॉल्यूशन निकालते हो, और सॉल्यूशन मतलब उस सिस्टम जो आया है कोफिशिएंट मैट्रिक्स उसका नालिटी निकालते हो, ठीक है। तो नालिटी मतलब इस सॉल्यूशन जो आया है सॉल्यूशन का जो लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन होगा एलआई सॉल्यूशन, उसको निकालते हो इन टर्म्स ऑफ नालिटी। नालिटी मतलब क्या है, जो सॉल्यूशन स्पेस आया है उसके अंदर कितने, उसके अंदर जो बेसिस है, बेसिस के अंदर कितने एलआई वेक्टर है, ठीक है। सो इसका मतलब ही ए है जो नालिटी निकालते हो, सो एलआई वेक्टर निकालते हो। सो यहाँ पे जो वेक्टर दिया है 2 के कॉरस्पॉन्डिंग जो आइगन वेक्टर दिया है दैट इज 1 2 1 एंड 0 1 1, ठीक है। सो इसको देखते हैं, ठीक है, ये एलआई होगा कि नहीं होगा, ठीक है। अगर एलआई हो जाता है दोनों के दोनों वेक्टर, सो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी होगा सो वो तो 2 होगा, ठीक है। देखिए सो A माइनस 2i है जो मैट्रिक्स आया है, सो इसका जो सॉल्यूशन आएगा, मान लो 2 सॉल्यूशन x और y दिया है यहाँ पर जो आइगन वेक्टर 2 के कॉरस्पॉन्डिंग, और सो ये एल आई है, आप देख सकते हो दोनों के दोनों वेक्टर एल आई है। सो मैंने अभी बोला था जो एल आई वेक्टर आएगा वही सॉल्यूशन स्पेस का बेसिस का 2 एलिमेंट है जो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। सो इसका जो जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी होगा 2 के कॉरस्पॉन्डिंग 2 है। फिर देखो जो एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी फॉर द आइगन वेक्टर 4, सो दिस इक्वल्स टू 1, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो आइगन वेक्टर दिया है मतलब A माइनस 4i x इक्वल्स टू 0, इस जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन आएगा उसका जो सॉल्यूशन स्पेस होगा उसके अंदर एक उसके बेसिस के अंदर एक एलआई वेक्टर होगा। सो am इक्वल्स टू जी एम फॉर द आइगन वेक्टर 2 एंड 4। सो अगर am इक्वल्स टू जी एम हो जाता है तुम कह दोगे जो मैट्रिक्स है वो डायगोनलाइजेबल हो जाएगा। अगर डायगोनलाइजेबल हो जाता है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो मिनिमल पॉलिनोमियल आएगा वो डिस्टिंक्ट लीनियर फैक्टर में लिखा जा सकता है। सो जो मिनिमल पॉलिनोमियल आएगा वो डिस्टिंक्ट लीनियर फैक्टर में लिखा जाएगा, ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग टू द आइगन वैल्यू 2 एंड 4, और जो मैट्रिक्स है वो तो डायगोनलाइजेबल हो जाएगा, ठीक है। सो अगर डायगोनलाइजेबल है तो मिनिमल पॉलिनोमियल को आप डिस्टिंक्ट लीनियर फैक्टर में लिख सकते हो। सो x माइनस 2 जो मिनिमल पॉलिनोमियल आएगा x माइनस 2 इंटू के x माइनस 4। देखिए मिनिमल पॉलिनोमियल का जो डिग्री है वो है 2, सो m का जो वैल्यू होगा वो 2 है, और पहले निकाला था A11 प्लस के A21 प्लस के A31, इसका वैल्यू है 2, इसके साथ अब m जोड़ दीजिए, ठीक है। अगर इसके साथ m जोड़ दोगे सो m का वैल्यू है 2, सो 2 प्लस के 2 4। सो आंसर फाइनल जो आंसर आएगा इसका वैल्यू है 4। देखिए मिनिमल पॉलिनोमियल का डिग्री निकालना आसान है, लेकिन A11 21 31 इसका वैल्यू निकालना ज़्यादा सा कम करना है, ठीक। सो एक है यहाँ पर जो गिवन मैट्रिक्स है ये है 3x3 मैट्रिक्स। सो मैंने मान लिया इसका कॉरस्पॉन्डिंग जो आइगन वैल्यू है इस मैट्रिक्स का λ1 λ2 एंड λ3, ठीक है। गिवन है डिटरमिनेंट ऑफ A इक्वल्स टू 3। मैंने एक मैट्रिक्स मान लिया E इक्वल्स टू A प्लस के I
एंड उसके साथ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सो आई इंटू के आई जो है स्केलर मैट्रिक्स है। सो इसका तुम अगर इसका आइगन वैल्यू निकालोगे सो लैम्डा 1 प्लस के आई, फिर लैम्डा 2 प्लस के आई एंड लैम्डा 3 प्लस के आई। डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस आई लैम्डा यहाँ पर दिया है, देखो डिटर्मिनेंट जो दिया है इसका ए है 0, मतलब एक आइगन वैल्यू तो इसका पक्का 0 है। सो मैंने मान लिया लैम्डा 1 प्लस आई, ये जो आइगन वैल्यू है ए है 0, क्योंकि अगर डिटर्मिनेंट 0 हो जाता है तो इसके अंदर एक आइगन वैल्यू तो पक्का 0 होगा। सो इसके कॉरस्पॉन्डिंग लैम्डा 1 का मान जो आएगा वो है -1। देखिए तो लैम्डा 1 जो था वो था ए के कॉरस्पॉन्डिंग ए मैट्रिक्स का जो आइगन वैल्यू है। सो एक कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा। सो कॉम्प्लेक्स नंबर एक आया है तो उसका कॉन्जुगेट आएगा। सो लैम्डा 2 फिर प्लस के आई। सो ए मैट्रिक्स का जो 3 आइगन वैल्यू था सो उसका एक तो है आई एंड एक है -i। फिर देखो ए के अंदर जो कंडीशन है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू 3। सो डिटर्मिनेंट जो होता है प्रोडक्ट ऑफ द आइगन वैल्यू। सो लैम्डा 1 इंटू के लैम्डा 2 प्लस इंटू के लैम्डा 3 इक्वल्स टू 3। मैंने मान लिया वो एक जो आइगन वैल्यू है और लैम्डा 3 है। सो आई इंटू के -i इंटू के लैम्डा 3, सो दिस इक्वल्स टू 3, ठीक है। फिर आई इंटू के -i दैट इज 1 एंड लैम्डा 3 इक्वल्स टू 3 है। सो यहाँ से लैम्डा 3 का जो वैल्यू है 3। सो अगर लैम्डा 3 की जगह अब यहाँ पर 3 बिठा दो, ठीक है, 1 मिनट यहाँ पर 3 लिख दो, ठीक है। सो ए का जो आइगन वैल्यू आया है आई माइनस के आई एंड 3। सो ठीक है, तीनों के तीनों ए का आइगन वैल्यू है। अब आपको निकालना होगा ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर। अगर मैंने एक पॉलिनोमियल ले लिया एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। सो इसका कॉरस्पॉन्डिंग एफ ऑफ ए इक्वल्स टू ए स्क्वायर, ए मैट्रिक्स इसको सेटिस्फाई करेगा। सो आई के कॉरस्पॉन्डिंग जो आइगन ए स्क्वायर का आइगन वैल्यू -1, फिर -1 के स्क्वायर दैट इज -1 एंड 3, सो दैट इज 3 स्क्वायर। सो दिस इक्वल्स टू 9 एंड ये तीनों जो आइगन वैल्यू है वो ए स्क्वायर के कॉरस्पॉन्डिंग। सो ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर दैट इज सम ऑफ ऑल आइगन वैल्यूज। सो -1 प्लस के 9, सो दिस इक्वल्स टू 9 माइनस के 2, सो दिस इक्वल्स टू 7। देखिए ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर जो आया है वो है 7, सो ये है 7, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा। एम एक मैट्रिक्स दिया है, मैट्रिक्स को ज़रा देखिए। जो मैट्रिक्स दिया है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। देखो ए अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स दिया है। फिर इफ़ एक कंडीशन दिया है 6 इंटू के ए मैट्रिक्स तो अपर ट्रायंगुलर, फिर 6m इनवर्स इक्वल्स टू m स्क्वायर माइनस के 6m प्लस के अल्फ़ा आई। सो जो अल्फ़ा आई आया है वो एक स्केलर मैट्रिक्स, अल्फ़ा डायगोनल बराबर, ठीक है। ओके, नाउ आपको निकालना होगा अल्फ़ा का वैल्यू। अगर देखिए अगर कोई मैट्रिक्स अपर ट्रायंगुलर है उसका स्क्वायर करोगे तो वो भी अपर ट्रायंगुलर आएगा, और उसका जो डायगोनल एलिमेंट आएगा जो गिवन मैट्रिक्स था उसका एलिमेंट डायगोनल एलिमेंट का स्क्वायर आएगा। सो एम स्क्वायर का जो डायगोनल बराबर एलिमेंट होगा 9, 4 एंड 1, ठीक है। फिर देखो माइनस अगर 6m करोगे तो अल्फ़ा जो है डायगोनल बराबर है, मतलब मैट्रिक्स का और कोई एलिमेंट लिखोगे तो नहीं चलेगा, ठीक है। फिर सिर्फ डायगोनल बराबर एलिमेंट को लिखो। सो -18 -12 एंड 6 मल्टीप्लाई कर दिया एम के साथ, और यहाँ पर डायगोनल बराबर अल्फ़ा था, ठीक है। राइट साइड को अगर तुम मैट्रिक्स तीनों मैट्रिक्स को ऐड करोगे सो 9 माइनस के 18 दैट इज -9 प्लस के अल्फ़ा। फिर देखो 4 माइनस के 12 दैट इज -8 प्लस के अल्फ़ा एंड 7 प्लस के अल्फ़ा, ठीक है। ओके, सो इसके साथ जो लेफ्ट साइड में था 6m इनवर्स। अच्छा, डिटर्मिनेंट ऑफ एम जो है 3 इंटू के 2 इंटू 1 दैट इज 6, क्योंकि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। ओके, नाउ अगर इसका एडजॉइन निकालोगे, एडजॉइन निकालो सिर्फ डायगोनल एलिमेंट बराबर जो डायगोनल एलिमेंट था उसके कॉरस्पॉन्डिंग अब उसका कोफैक्टर निकालिए जरा। सो 3 का कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर आएगा 2, फिर 2 के कॉरस्पॉन्डिंग जो कोफैक्टर आएगा सो दिस इक्वल्स टू 3 एंड 1 के कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर आएगा सो 3 माइनस 1 एंड 0 2 दैट इज 6। इसके ट्रांसपोज करोगे तो डायगोनल एलिमेंट का कोई चेंज नहीं होगा। सो अगर एम इन्वर्स करोगे दिस इक्वल्स टू 1/det। डिटरमिनेंट ऑफ ए है 6 इंटू के 2
3 6। देखिए मैंने क्यू की डायगोनल बराबर क्यों लिया, क्योंकि अल्फ़ा जो था वो डायगोनल बराबर ही था। सो इसलिए देखिए यहाँ पर दिया था 6 एम इनवर्स, अगर एम इनवर्स के साथ 6 मल्टीप्लाई कर दोगे सो 6 6 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ बचेगा 2 इसके साथ इक्वल करोगे जो राइट साइड में था -9 प्लस के अल्फ़ा, फिर -8 अल्फ़ा जो भी था, ठीक है। सो अल्फ़ा का वैल्यू अगर दोनों मैट्रिक्स सेम है, मतलब उसका जो एलिमेंट है वो सेम है, सो -9 प्लस अल्फ़ा इक्वल्स टू 2, अल्फ़ा इक्वल्स टू 11। अगर यहाँ से निकालोगे सेम ही आएगा। देखिए -8 प्लस अल्फ़ा था, दिस इक्वल्स टू 3, सो -8 प्लस अल्फ़ा दिस इक्वल्स टू 3। यहाँ से देखिए अल्फ़ा जो आया है 8 प्लस के 3 दैट इज 11, सो सेम आएगा। सो अल्फ़ा का जो वैल्यू है फाइनल वो है 11, ठीक है 11। सो यहाँ से जो अल्फ़ा का वैल्यू होगा वो है 11, ठीक है। अब देखो ज़रा यहाँ से थर्ड एलिमेंट से अगर निकालो 7 प्लस के अल्फ़ा, कोई मिस्टेक हुआ है क्या? यहाँ से तो अल्फ़ा आया है दोनों से, अगर अल्फ़ा तो पहले से आया है 11, ठीक है ओके ना। यहाँ का देखो जो माइनस था वो मिस्टेक हो गया, ठीक है। सो -6 प्लस 1 दैट इज -5, डायगोनल एलिमेंट बराबर -5 प्लस अल्फ़ा आएगा। अगर इसके साथ -5 प्लस अल्फ़ा दिस इक्वल्स टू एक्चुअली 6, सो अल्फ़ा इक्वल्स टू 11। देखिए यहाँ से भी 11 आया क्योंकि सेम ही आएगा, कैलकुलेशन मिस्टेक था इसलिए प्रॉब्लम हुआ था, ठीक है ओके। देखिए जो स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट दिया है यहाँ पर, और जो मैं लेट एम इक्वल्स टू एम दिया है, देखिए, और एम ऑर्थोगोनल डिनोट द ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ एम। आपको एम ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट जो है उसका डायमेंशन निकालना होगा। देखिए डायमेंशन ऑफ एम यहाँ पर मेंशन किया है। देखिए जो x1 है दिस इक्वल्स टू x3, मतलब यहाँ पर 4 वेरिएबल था तो एक वेरिएबल कांस्टेंट हो गया, मतलब x1 x2 एंड x3 को x1 लिख दो, फिर x4 फ्री वेरिएबल काउंट करो, x4 x1 एंड x2। सो डायमेंशन जो आएगा 3। फिर m ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट जो है इसको ये क्या होगा, जो मेंबर है R4 का वेक्टर स्पेस का, वो मेंबर जो m के साथ अगर m के साथ इनर प्रोडक्ट लोगे तो 0 होगा, क्योंकि m के साथ जितने सारे R4 वेक्टर स्पेस के वेक्टर, जितने सारे वेक्टर ऑर्थोगोनल हो गए तो वो 0 होगा। ऑर्थोगोनल मतलब 0 होगा, मतलब यहाँ पर ऑर्थोगोनल इनर प्रोडक्ट जो है 0 होगा फॉर ऑल m बिलोंग्स टू द कैपिटल M, ठीक है। सो अगर अब m के साथ इसका सम करोगे तो पूरा का पूरा वेक्टर स्पेस आएगा, और इसका जो इंटरसेक्शन है m कॉम्प्लीमेंट का सिर्फ 0 है। आप देख सकते हो क्योंकि 0 ही एक मात्र वेक्टर है जो खुद के साथ इनर प्रोडक्ट 0 आएगा उसका, ठीक है। सो डायमेंशन इसको डायरेक्ट सम में लिख सकते हो। सो डायमेंशन ऑफ m अगर डायरेक्ट सम में लिख सकते हो, डायमेंशन m प्लस के डायमेंशन ऑफ m ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट, सो दिस इक्वल्स डायमेंशन ऑफ R4। सो डायमेंशन ऑफ m कॉम्प्लीमेंट जो आया है, सो दिस इक्वल्स टू 4 माइनस के डायमेंशन ऑफ m। सो डायमेंशन ऑफ m था 3, सो 4 माइनस के 3 दैट इज 1। सो डायमेंशन ऑफ m ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट था सो 1, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से है। देखो जो नल स्पेस ऑफ T बी द सब स्पेस ऑफ R4, और जो स्पेस दिया है यहाँ से देखो एक इक्वेशन दिया है और उसके अंदर 4 वेरिएबल है। सो नल स्पेस ऑफ T दैट इज नल स्पेस ऑफ T जो आएगा यहाँ से एक इक्वेशन 4 वेरिएबल, सो 3 वेरिएबल तो पक्का फ्री वेरिएबल होगा, ठीक है। सो इसके अंदर जो फ्री वेरिएबल होगा वो 3, मतलब नल स्पेस का जो डायमेंशन है वो 3 है। फिर इसका रैंक निकालोगे तुम, सो बाय सिल्वर्स्टर्स थ्योरम रैंक प्लस नलिटी इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ R4। सो रैंक जो आएगा 1। फिर देखो जो नलिटी है वो T माइनस के 0y x इक्वल्स टू 0, इसका जो सॉल्यूशन आएगा Tx इक्वल्स टू 0, ठीक है, यही तो नलिटी। सो 0 के कॉरस्पॉन्डिंग इसका नलिटी जो है तो GM ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी, मतलब
टी एक्स इक्वल्स टू 0, इसके अंदर जो एल आई सॉल्यूशन है वो कितने हैं, 3 है। सो अगर जी एम, अब तो जानते हो जी एन लेस इक्वल्स टू एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी, सो जी एम 3 है, सो दिस इज लेस इक्वल्स टू ए एम। सो ए एम का वैल्यू कितना हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, क्योंकि जो टी था उसके बाद में मैट्रिक्स बनेगा 4x4 ऑर्डर का, ठीक है। सो अगर 3 एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी होगा 0 का, सो 3 और 0 आएगा और 4 आइगन वैल्यू 0 आएगा। लेकिन यहाँ पर देखो रैंक ऑफ टी माइनस 3i, ये जो दिया है ये है 3, सो इसका नॉलिटी होगा, देखिए टी माइनस 3i वो R4 से R4, सो इसका जो नॉलिटी होगा 4 माइनस के 3 बाय सिल्वर्स्टर्स थ्योरम। सो 3 के कॉरस्पॉन्डिंग टी माइनस 3i का नॉलिटी मतलब 3 के कॉरस्पॉन्डिंग जो जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी है वो है 1, और एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी देखिए एक तो आइगन वैल्यू यहाँ पर 1 मिल रहा है, ठीक है, सॉरी 3 मिल रहा है, और यहाँ से तो 4 नहीं हो सकता, ठीक है। तो एक यहाँ से आइगन वैल्यू 3 के कॉरस्पॉन्डिंग एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी 2 नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर अगर 2 हो गया 0 के कॉरस्पॉन्डिंग एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी, तो 3 लेस इक्वल्स टू 2, ये तो सेटिस्फाई नहीं होगा, ठीक है। सो 3 के कॉरस्पॉन्डिंग जो एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी है वो तो 1 है, और 0 के कॉरस्पॉन्डिंग एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी 3 है, और 0 के कॉरस्पॉन्डिंग जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी 3 है, और एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी भी 3 है, ठीक है। और 3 आइगन वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग जो एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी है और जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी है दोनों के दोनों 1 है, ठीक है। सो ए एम इक्वल्स टू जी एम फॉर बोथ आइगन वैल्यूज कॉरस्पॉन्डिंग बोथ आइगन वैल्यूज 0 and 3। सो टी इज़ डायगोनलाइजेबल, अगर टी डायगोनलाइजेबल है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो मिनिमल पॉलिनोमियल आएगा, सो वो आएगा प्रोडक्ट ऑफ डिस्टिंक्ट लीनियर फैक्टर में आएगा प्रोडक्ट का। सो टी के कॉरस्पॉन्डिंग जो मिनिमल पॉलिनोमियल आएगा वो प्रोडक्ट होगा डिस्टिंक्ट लीनियर फैक्टर का। सो डिस्टिंक्ट लीनियर फैक्टर, अब यहाँ पर मिनिमल पॉलिनोमियल पे बात किया है, तो ऑप्शन देखिए ज़रा, ऑप्शन में देखिए ऑप्शन ए में, ऑप्शन बी में नॉट ए प्रोडक्ट ऑफ डिस्टिंक्ट लीनियर फैक्टर, सो ऑप्शन बी सी डी डिस्कार्ड हो जाएगा, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गिवन मैट्रिक्स दिया है 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स, और इसके ऊपर डायगोनल बात किया है, ठीक है। जो रो साम देखिए 1 आएगा, तो एक आइगन वैल्यू पक्का 1 है, सो दूसरा आइगन वैल्यू मैंने मान लिया लैम्डा 2, सो लैम्डा 1 प्लस के लैम्डा, सो ट्रेस ऑफ एम दैट इज 4 प्लस के 0 4, क्योंकि दोनों आइगन वैल्यू का साम ट्रेस के बराबर, सो लैम्डा 2 इक्वल्स टू 4 माइनस का लैम्डा 1 दैट इज 4 माइनस 1 दैट इज 3, सो एक आइगन वैल्यू है 1 और एक आइगन वैल्यू है 3। मैंने एक पॉलिनोमियल ले लिया एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स की पावर 8 एंड एक्स की पावर 12, सो एफ एम जो आएगा मैट्रिक्स ए इसको सेटिस्फाई करेगा, सो एफ ऑफ ए इस मैट्रिक्स का जो आइगन वैल्यू आएगा, सो 1 के कॉरस्पॉन्डिंग अगर ए का एम का आइगन वैल्यू 1 है तो एफ ऑफ एम का आइगन वैल्यू होगा 2 एंड 3 की पावर 8 प्लस के ठीक है, और 3 के कॉरस्पॉन्डिंग मैंने मान लिया ए, तो ए 2 के बराबर नहीं है, ठीक है। सो दोनों आइगन वैल्यू फॉर एफ ऑफ एम इज डिस्टिंक्ट, अगर डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू है तो मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल, सो पी इज ट्रू। फिर ऑप्शन क्यू पे नज़र दीजिए, मैंने एफ एक्स मान लिया एक्स की पावर 7 प्लस के एक्स की पावर 9, सो ए मैट्रिक्स इसको अगर सेटिस्फाई करेगा तो एफ ऑफ ए का जो आइगन वैल्यू होगा, अगर ए का आइगन वैल्यू 1 है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग एफ ऑफ ए का आइगन वैल्यू होगा 1 की पावर 7 प्लस के 1 की पावर 9 दैट इज 2, सो एक आइगन वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एम यहाँ पर एम है, सो एफ ऑफ एम है 2, फिर 3 के कॉरस्पॉन्डिंग 3 की पावर 7 प्लस के 3 की पावर 9, सो ये मान लिया बी, सो बी नॉट इक्वल्स टू 2, सो दोनों के दोनों आइगन वैल्यू डिस्टिंक्ट है, सो मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल हो जाएगा, ठीक है। सो ऑप्शन ए गलत, ऑप्शन बी गलत, ऑप्शन सी गलत, ऑप्शन डी करेक्ट, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन रिलेटेड, देखिए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिया है 1 0 0 की कॉरस्पॉन्डिंग, फिर 1 1 0 एंड उसका इमेज दिया है 1 1 1,
ये तीनों के तीनों वेक्टर देखिए एल वेक्टर है, ठीक है, तीनों के तीनों वेक्टर एल है, ठीक है, R3 का मेंबर है। सो अब देखो टी R3 से R3 है, मतलब ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, फिर लीनियर ऑपरेटर है। अगर टी लीनियर ऑपरेटर होता है, अगर टी 1 1 है, फिर अगर टी 1 है तो 1 2 है, टी 1 2 है, और टी 1 2 है तो टी डायगोनलाइजेबल है। ये सिर्फ लीनियर ऑपरेटर के लिए ये तीनों के तीनों जो स्टेटमेंट है ये इक्विवेलेंट है, ठीक है। अगर 1 1 है तो 1 2 है, तो 1 2 है तो 1 1 है, 1 1 है तो इन्वर्टिबल है। सो तीनों के तीनों इक्विवेलेंट है, ठीक है। मैंने यहाँ पर अगर 1 1 इसको शो कर दिया तो ऑटोमेटिकली 1 2 हो जाएगा फॉर लीनियर ऑपरेटर, नॉट ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। सो टी 1 1 है, मतलब जो टी के अंडर एल आई वेक्टर उसका इमेज एल आई होगी। सो इमेज ऑफ एल आई वेक्टर एल आई अंडर 1 1 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, बट कॉन्वर्स नॉट ट्रू। मैंने पी एक स्टेटमेंट, अगर पी इम्प्लाई क्यू है सो नॉट क्यू इम्प्लाई नॉट पी, ठीक है। कोई स्टेटमेंट पी इम्प्लाई क्यू, दोनों स्टेटमेंट, सो इसका नेगेशन नॉट क्यू इम्प्लाई नॉट पी। सो मतलब अगर टी एल आई की वेक्टर का इमेज एल डी देता है, मतलब टी ऑफ अंडर द इमेज अगर एल आई आएगा सो टी इज नॉट 1 1, ठीक है। सो अगर एल आई वेक्टर का इमेज एल डी आएगा सो टी इज नॉट 1 1, बट देखिए यहाँ पर जो इमेज आया है 0 1 1, फिर 1 1 0 1 0 1 एंड 1 1 2। सो 0 1 1 प्लस के 1 0 1, इसको साम देखो 1 1 2 आया है, मतलब ये जो तीनों वेक्टर है ये तीनों लीनियरली डिपेंडेंट है। सो एल आई वेक्टर का देखो, एल आई वेक्टर का इमेज दिया है एल डी, ठीक है। सो एल आई सेट का जो एल आई सेट था उसका इमेज दिया है एल डी, सो नॉट ऑन टू, ठीक है, इसका उल्टा स्टेटमेंट, ठीक है। अगर ऑन टू नहीं है तो सॉरी 1 1 नहीं है तो ऑन टू नहीं है, क्योंकि टी लीनियर ऑपरेटर है, सो दोनों स्टेटमेंट इक्विवेलेंट है, ठीक है। सो टी इज नॉट ऑन टू, सो दिस इम्प्लाई टी इज नॉट इन्वर्टिबल, ठीक है। सो टी इज नॉट इन्वर्टिबल, ठीक है। सो पहला ऑप्शन देखिए, टी इज 1 1 बट नॉट ऑन टू, ऑप्शन गलत है। टी इज 1 1 ऑन टू गलत है। टी ऑप्शन डी देखिए, टी इज नॉट 1 1 बट टी इज ऑन टू, ये भी गलत है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। अब इस क्वेश्चन को अगर जो बेसिस दिया था उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आप टी के कॉरेस्पॉन्डिंग तो मैट्रिक्स निकालोगे, सो उससे भी कर सकते हो। जो मैट्रिक्स आएगा उसको रैंक निकालिए, ठीक है। अगर रैंक 3 से छोटा है तो टी तो 1 1 नहीं होगा, ठीक है।